तो ये हम लोगों को बारीकियां है जिससे जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये ब्राह्मण धर्म है। इसी भी मैं एक बार रेल में ट्रैवलिंग कर रहा था, तो रेल के कंपार्टमेंट में एक जो कंपार्टमेंट होता है उसमें आमने सामने 6 लोग बैठते हैं, साइड में 2 लोग होते हैं। कंपार्टमेंट होता है ना रेल का रिजर्वेशन का। तो ये अकेले ब्राह्मण था, वो अकेला ही बोल रहा है, सब लोग सुन, क्योंकि वो शूद्र लोगों का काम सुनना ही। कभी सुना कि शूद्र प्रवचन कर रहा है और शूद्र सुन रहे हैं? ऐसा कभी सुना नहीं होगा। ब्राह्मण बोलते रहता है तो उसमें भी वो वही बोल रहा है। हमारे लोग सुन रहे, मैं सुन नहीं रहा, तो उसका ध्यान करें। आप इस चर्चा में शामिल। ब्राह्मण हमें कह रहा, तो हमने कहा पंडित जी आप चाहते हैं शामिल हो जाए? विनम्रता से कहा कि आप चाहते हैं कि शामिल हो जाए क्या? देखिए विचार पूर्वक बोलिए, फिर बाद में आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। बाद में विचार करके बोलिए। नहीं, ब्राह्मण को अहंकार बहुत होता है। आपको पता नहीं, ब्राह्मण का दूसरा एक नाम है अहंकार। ब्राह्मण का एक नाम है अहंकार, क्योंकि वो ये मानकर चलता है मैं सबसे ऊपर, बाकी सारे नीचे। तो ये अहंकार उसके अंदर हमेशा बना रहता है। हमारी कोई ब्राह्मणों से जाति दुश्मनी नहीं है। मेरी खेती ब्राह्मण की खेती से लगी हुई है। मेरे ढोर डंगर ब्राह्मण की खेती में जाके चल रहे हैं, उनके मेरे खेती में चल रहे हैं। इसकी वजह से मेरा उनके साथ कोई झगड़ा हो रहा है, ऐसा कोई निजी मामला नहीं है। सिद्धांत का मामला सिद्धांत का है। सिद्धांत की लड़ाई है, सिद्धांत का झगड़ा है। और सिद्धांत का झगड़ा संविधान में आर्टिकल 19 में बाबा साहब ने लिखा, अगर सिद्धांत का झगड़ा है तो लड़ने का आपको अधिकार है। ये आर्टिकल 19 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखा। तो हमने उसको कहा कि देखिए आपको परेशानी हो सकती है ना, हाँ शामिल में। चलो ठीक कि हमारा छोटा सा सवाल है पंडित जी, आप तो विद्वान है, बहुत देर से आप बोल रहे थे, इसका मतलब आप विद्वान है। हमारा छोटा सवाल है, आप पूछिए कि ये जो छोटा सवाल हमारा है और छोटा सवाल हम आपको पूछ रहे हैं, ये बताइए कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताइए। तो उन्होंने बताया वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत। तो हमने कहा पंडित जी ये तो ब्राह्मण धर्म के आप धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, आप हिंदू धर्म के आपने पूछा। हमने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा, आप ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ बता रहे हैं। शौक, अरे ये कोई आदमी का आदमी शौक है, सतर्क हो गया। उसको लगा कि मैंने फंसा दिया। तो फिर कहा ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही न है। हाँ, हम यही सुनना चाहते थे पंडित जी, हम यही सुनना चाहते थे आपके मुंह से। ये जो दूसरे हमें छोड़कर जो सुन रहे हैं ना, उनको पता नहीं। एक तो मुझे पता है और आपको पता है, बाकी जो सुन रहे हैं ना इनको किसी को पता है नहीं है कि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है।
फिर हमने कहा कि अगर ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है तो इसका प्रचार आप हिंदू धर्म के नाम पर क्यों कर रहे हैं? इसका ओरिजिनल नाम तो ब्राह्मण धर्म है, वो ओरिजिनल के नाम से क्यों प्रचार नहीं कर रहे हैं? तो अब वो चुप हो गया क्योंकि उसके लिए संकट खड़ा हो गया। इतने में क्या हो गया, गाड़ी रुक गई, उसका झोला था नीचे, होता है ना बैठ तो नीचे झोला था, वो झोला उठाया और कहा कि हमको जाना है स्टेशन पर। अरे आपने तो बोला था आपका स्टेशन 2 घंटे के बाद है। यह काम याद आ गया है और इसलिए थोड़ा सा उतरना है। उसको समझ में आ गया कि अब यहाँ से भागना ही ज्यादा उचित है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत खास बात, बहुत छोटा उदाहरण देके बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात आपको नहीं बताना चाहता जो समझने से आपको दिक्कत हो जाए। छोटी बात बता रहा हूँ जिससे, क्योंकि हमारे सारे SC ST OBC को RSS BJP के लोग हिंदू कहते रहते हैं और उसके धर्म ग्रंथ हैं वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये सारे वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं, अस्पृश्यता का समर्थन करते हैं, आदिवासियों के सेग्रीगेशन का समर्थन करते हैं, पिछड़े वर्ग पर शूद्रत्व को थोपने का समर्थन करते हैं, महिलाओं को दास बनाने का समर्थन करते हैं और घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने का समर्थन करते हैं। पता ही नहीं, ये सारे समर्थन करते हैं, लिखित रूप से समर्थन करते हैं। तो उनको मालूम है कि ये आधुनिक भारत में ज्योतिराव फुले के द्वारा, शाहू महाराज के द्वारा, पेरियार के द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उससे लोग जागृत हो गए हैं। और इस वजह से ब्राह्मण जब भी कोई ब्राह्मणों के हित का काम करना चाहता है तब भी वो हिंदू के नाम पर कहता है। ब्राह्मण हिंदू के नाम पर सारी बातें करता है, तो जो SC ST OBC के लोग अपने को हिंदू कहते हैं उनको क्या लगता है? ये ब्राह्मण हमारे लिए कर रहा है, हमारे लिए नहीं कर रहा है, वो ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए कर रहा है। और जब ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए कुछ करता है तो वो SC ST OBC के विरोध में होता है, हमारे समर्थन में नहीं होता है। ये बारीकियां है जो हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है। पिछड़े वर्ग के लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान इस वजह से हो रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों का इंडिपेंडेंट आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? वो खड़ा ना हो इसीलिए हिंदू का मामला चलाया जा रहा है। तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, शैक्षिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं। तो राजनीतिक समस्याएं क्या है? अगर ऐसा सवाल पूछा जाए राजनीतिक समस्या क्या है, ये हमारे लोगों को बताना नहीं आएगा। अगर पूछा जाए तो जरा बताइए कि राजनीतिक समस्या क्या है, तो हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि राजनीतिक समस्या क्या है। तो राजनीतिक समस्या, पहले नंबर की राजनीतिक समस्या है कि डेमोक्रेसी सारी दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव होती है और कोई भी डेमोक्रेसी विदाउट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती। हमारी संख्या 85% है। कोई ऐसा नाम बता सकते हो आप कि वो पार्लियामेंट में हमारे लिए लड़ रहा है? SC ST OBC का बैकवर्ड आदमी लड़ रहा है। अगर वो लड़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो प्रतिनिधि है हमारा। मगर हमारी संख्या 85% है और पार्लियामेंट में और विधानसभा में कोई आदमी हमारा लड़ता हुआ नहीं दिखता है। कोई बोलता हुआ, लड़ने तो छोड़ो, बोलता हुआ भी नहीं दिखता है। इसका मतलब है 85% लोगों को आजाद भारत में आजादी मिलकर 75 साल हो गए हैं, मगर राजनीति में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं। हमारे लोगों को अगर ये पूछा जाए, जैसे मैं आपको बता रहा कि आपकी राजनीतिक समस्या क्या है, बताना नहीं आएगा।
कि पहले नंबर की राजनीतिक समस्या है प्रतिनिधित्व ना होना। इसीलिए अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए हासिल करवाया। तब गांधी जी को लगा कि ये लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम हैं, अगर इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो जाएंगे इसका मतलब है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलामी से आजाद हो जाएंगे। तो गांधी जी को 15 अगस्त 47 को आजादी मिली और बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट को ब्राह्मणों से 17 अगस्त 1932 को आजादी दी। कितने लोगों को? हेलो, ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसमें क्या क्या अधिकार था कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को वोट देने का अधिकार अलग होगा, आइए ना फिर। उनको अपना संगठन बनाने का अधिकार होगा, शुरू है कैंडिडेट बनाने का अधिकार होगा, उनको अपना वोट इंडिपेंडेंट देने का अधिकार होगा, वो अपने वोटों से अपना कैंडिडेट चुनने का अधिकार होगा और ब्राह्मणों को अनुसूचित जाति का कैंडिडेट चुनने का अधिकार नहीं होगा। है नहीं पता है बात। आज क्या हुआ? गांधी जी ने ये अधिकार समाप्त करने के लिए आमरण अनशन किया। कितने लोगों को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार हासिल किया? इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और गांधी जी ने अधिकार छीन लिया। ये बड़ी अजीब किस्म की बात है कि गांधी जी आजादी का आंदोलन चला रहे थे मगर हमें अधिकार मिला तो वो देने के लिए तैयार नहीं थे। सर किसी अजीब किस्म का आजादी का आंदोलन था कि वो आजादी का आंदोलन भी चला रहे थे मगर हमारे लोगों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला उसको छीनने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया। तो गांधी जी का आंदोलन आजादी का आंदोलन ही नहीं था। गांधी जी का आंदोलन क्या था? अंग्रेज चले जाए, अंग्रेजों की जगह ब्राह्मण स्थापित हो। अंग्रेज चले जाए और अंग्रेज की जगह ब्राह्मण स्थापित हो जाए, अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म हो जाए, ब्राह्मणों की व्यवस्था शुरू हो जाए। तो ये तो आजादी का आंदोलन नहीं था। और इसकी वजह से गांधी जी ने आमरण अनशन किया और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हमारे लोगों पर थोपा और हमको मिला हुआ आजादी का अधिकार 17 अगस्त 1932 को खत्म कर दिया। वो अधिकार आजाद भारत में अभी तक हासिल नहीं हो पाए। 15 अगस्त 47 को हम लोग आजाद नहीं हुए। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान ने हमें अधिकार दिया, संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट दिए। हमारे बहुत सारे लोगों को संवैधानिक अधिकार और फंडामेंटल राइट का भी फर्क मालूम नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है। अनपढ़ों को नहीं बोल रहा हूं, हमारे पढ़े लिखे लोगों को यह पता नहीं है कि संवैधानिक अधिकार क्या होता है और फंडामेंटल राइट क्या होता है। जैसे आर्टिकल 19 में बोल रहा हूं मौलिक अधिकार, ये बोलने का, संगठन बनाने का, संगठन संचालन करने का, अभिव्यक्ति का, जो मैं बोलना चाहता हूं वो बोलने का। अब जो मैं बोल रहा हूं वो ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगता, लगता अच्छा नहीं लगता, मगर हम वहां किसी ब्राह्मण को गाली दे रहे? बिल्कुल नहीं दे रहे।
हम कभी गाली नहीं दे रहे, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं सभ्य व्यक्ति हम गाली नहीं दे सकते, बिल्कुल गाली नहीं दे सकते। तो हम केवल ब्राह्मणों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया, जो अत्याचार 1000 साल से किया, हम केवल कह रहे, उन्होंने किया, हम कह रहे। बाबा साहब ने कहा तुमने अत्याचार किया, हमारे लोगों को तुम्हारा अत्याचार कहने का आर्टिकल 19 में अधिकार दिया जाता है। तो ये हमें कहने का अधिकार दिया कि उन्होंने अत्याचार किया, हम कहेंगे इन्होंने अत्याचार किया। ये मौलिक अधिकार किसी के पास रोकने का अधिकार नहीं। नागपुर में पुलिस वालों ने हमें रोकने की कोशिश की, तो ये हमें संविधान का दिया हुआ अधिकार था। अपने पुलिस कमिश्नर की बात को नहीं माना, संविधान में तेरे बात का थोड़ी है। पुलिस कमिश्नर ने हमें अनुमति नहीं दी, हमने तुम्हारे बात का थोड़ी है, तुम्हारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकार को रोक दो। उन्होंने हाईकोर्ट के जज को गुमराह किया, ये लोग इकट्ठा होकर हिंसा करेंगे। एक गुप्त लेटर लिख के दिया कमिश्नर ने जज को, वो गुप्त लेटर पढ़ने के लिए जज कैबिन में गया। मैं ऐलान नहीं होता, माइक पर बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, देखो जज के साथ, जज का खुल्लम बोल। अब मैं ऐसा कहने वाला नहीं है कि मैंने ऐसे कहा, ऐसा ही मैंने कहा। किसी न किसी को तो खतरा मोल लेना पड़ेगा। अपने अधिकारों को बचाने के लिए बाबा साहब ने सारी जिंदगी लगाई, अपने परिवार को दांव पर लगाया, 4 बच्चे ध्यान नहीं दे पाए इसलिए मर गए। अपने बच्चों के 4 बच्चे उनके, चारों के चारों बेटे जो है वो खप में मर गए। इतना ज्यादा त्याग बलिदान करके जो अधिकार हासिल करके हमें दिया, हम इतना भी जोखिम नहीं ले सकते। तो ये जरूर करना होगा, हाईकोर्ट के जज के पास भी मैं ऐसा मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जजमेंट दिए हैं कि आंदोलन करने का अधिकार मौलिक अधिकार है और किसी को रोकने का अधिकार नहीं। उन्होंने गुमराह किया हाईकोर्ट के जज को और उन्होंने अनुमति हाईकोर्ट ने भी इनकार कर दिए। तो हमने 45,000 लोग जेल में गए, 2 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर थे, 200 किलोमीटर तक हमारे लोगों को नागपुर में जितनी भी गाड़ियां आई थी उसको रोका उन्होंने। 1 लाख लोग सड़कों पर थे, 2 लाख लोग नागपुर के अंदर सड़कों पर थे, 45,000 जेल में थे। तो हमने नहीं माना, उनके बात को हमने नहीं माना। और नहीं माना जब लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने के बाद भी ये चीटी नहीं है। इस लाखों की भीड़ में एक 4 व्हीलर गाड़ी गलती से आ गई, दूसरे लोग अगर आंदोलन करने वाले होते तो 4 व्हीलर गाड़ी के ऊपर चढ़ते और वहां जाके नाचते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है। आंदोलन में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो ऐसा करते, गाड़ी के ऊपर जाके चढ़ते, उसको नाचते। हमारे लोगों ने गाड़ी को उंगली भी नहीं लगाई, आंदोलन खत्म हो गया, गाड़ी का मालिक आ गया तो गाड़ी अपने घर में ले गई। पत्रकार गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, अरे इसे जला जला जला। हमारे किसी आदमी ने उसको नहीं जलाया, बल्कि हमारे लोग इतने होशियार है, तो ट्रेन किया हुआ है, जो पत्रकार गाड़ी को जलाने के लिए कह रहा था उसका वीडियो बनाया। देखो, हम लोग हिंसा नहीं कर रहे, ये आरएसएस का पत्रकार हिंसा करने के लिए कह रहा है ताकि पुलिस को गोली चलाने का मौका मिले, ताकि वो सिद्ध कर सके कोर्ट में कि हमने गोली इसलिए चलाई। इतने बड़े संख्या में लोग इकट्ठा होने के बावजूद भी
कुछ नहीं, शांतिपूर्ण, पूरा शांतिपूर्ण। अब आज की 8 तारीख है, मैंने हाईकोर्ट के लॉयर को कहा इलीगल डिटेंशन 2 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। वकील साहब यहाँ लोग हैं तो वो जानते हैं इलीगल डिटेंशन इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। ये 2 अक्टूबर को फैसला, इलीगल डिटेंशन ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो हमने वकील को कहा आज रजिस्टर होने वाला है कमिश्नर के खिलाफ गुना, क्योंकि हम यहाँ जितने भी लोग हैं उतने लोगों को एक जानकारी है कि पुलिस को नागरिकों के ऊपर केस करने का अधिकार है। हमारे लोगों को कितनी जानकारी बता रहा, हमारे लोगों को जानकारी है कि पुलिस को नागरिकों के ऊपर केस करने का अधिकार है। वामन मेश्राम को जानकारी है कि यदि पुलिस वाले संविधान के विरोध में काम करे तो पुलिस के खिलाफ भी केस करने का अधिकार नागरिकों को है। एक पहला आदमी हो जिसके पास वकील की डिग्री नहीं और ये जानता है कि पुलिस के ऊपर भी अगर वो संविधान के विरोध में, कानून के विरोध में काम करे तो उसके भी विरोध में केस करने का अधिकार है। तो ये जानकारी भी बहुत बड़ी बात है। संविधान में इतने सारे अधिकार हमारे लोगों को बाबा साहब ने दिए, उसकी जानकारी तक हमारे लोगों के पास। साथियों, हमारी बहुत सारी समस्या है, राजनीतिक समस्या है, शैक्षिक समस्या है, आर्थिक समस्या है। 25% लोग, 25-30% लोग 140 करोड़ में अगर 30% लोग भूखमरी के शिकार हैं, 30% 140 करोड़ में देखो तो ये लगभग 50 करोड़ भूखमरी के शिकार। सरकार कभी स्वीकार नहीं करती भूखमरी, सरकार क्या कहती है? कुपोषण। तो हमारे लोगों को क्या कुपोषण है? कोई बीमारी होगी। हमारे लोगों को पता नहीं चले कुपोषण का क्या अर्थ है, बीमारी होगी, डॉक्टर का मामला है। कुपोषण बीमारी नहीं है। कुपोषण का एक अर्थ है भूखमरी, मगर सरकार भूखमरी शब्द नहीं इस्तेमाल करती है, डरती है। भूखमरी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए डरती है। 75 साल हो गए आजादी को और फिर भी इतने परसेंटेज लोग भूखमरी से मर रहे हैं, तो सरकार को डर लगता है, इसको स्वीकार करने के लिए डर लगता है। तो इसलिए उन्होंने दूसरा शब्द बनाया, कुपोषण। तो समस्याएं बहुत हैं और संविधान में इसका उपाय करने के लिए बहुत सारे मौलिक अधिकार हमारे लोगों के पास है। उसमें सबसे बड़ा अधिकार है आर्टिकल 19 में संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, बोलने का, अभिव्यक्ति आजादी का। क्योंकि ये आर्टिकल 19 में जो अधिकार है उसके द्वारा आप संगठन बना सकते हो, चला सकते हो और उस संगठन के बल पर देश के हुक्मरान बन सकते हो, देश में आजादी हासिल कर सकते हो। तो आर्टिकल 19 जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट में सबसे बड़ा अधिकार आर्टिकल 19 है, जिसका उपयोग करते हुए हम लोगों ने इतना बड़ा संकट बना। मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र रही होगी तब से ये लगा। अभी मेरी उम्र 65, 21 नवंबर को 65 साल पूरे हो गए। 10 पुलिस वाले मुझे पकड़कर गाड़ी में डाल रहे थे तो डाल नहीं पाए। 62 साल की उम्र में भी आप लोगों ने वीडियो देखा हो, 10 पुलिस वाले पकड़कर डाल नहीं डाल पाए। 65 साल की उम्र में भी नहीं डालने दिया। तो व्यवस्था से हम कह रहे लोगों को, व्यवस्था से लड़ना हो तो लड़कर दिखा रहा भाई।
केवल कहना नहीं, करके भी दिखाना पड़ेगा। ये व्यवस्था से कम लड़कर तो दिखाना पड़ेगा ना, लोगों को प्रयोग करके, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा। 4 घंटे में 10 बजे डिटेल किया, 2 बजे छोड़ दिया। 4 घंटे मुश्किल से रख पाए। अब 12:45 बजे कमिश्नर हमको मिलने के लिए आए। हमारे नेता लोग कमिश्नर को मिलने के लिए जाते, वही मेरे को मिलने को आए। क्योंकि जो लोग उधर 2-3 लाख सड़कों पर थे, वो उनके नियंत्रण में नहीं थे, तो उनको नियंत्रण में करने के लिए मेरे पास आए। आप एक वीडियो बना इस शांति से। मैं तो खुद ही शांति का समर्थक हूँ भाई, मैं कहाँ हिंसा करने देता है। मुझे वीडियो बनाने के लिए एतराज नहीं, बना देता, मगर आपने गलती की। कमिश्नर को कहा ये क्या, मैं पहले से कह रहा था कि आप अगर मुझे डिटेन करोगे तो लोगों को संभालेगा कौन? कहा था ना मैंने आप लोगों को, मेरा वीडियो 4 तारीख को मैंने बना के पुलिस वालों को बताया कि जेल करने के झंझट में मत पड़ो, तो फिर लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम लोगों को 8000 पुलिस मंगाया तुम लोगों ने, तो 8000 पुलिस हमारे लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो वो आखिरकार कमिश्नर मेरे पास आ गया, शरणागत हो गया और मुझे कहने लगा वीडियो बनाने को शांत रहे। मैंने कहा मैं तो खुद ही शांति का समर्थक हूं। संविधान के दायरे में रहकर ही आंदोलन करने का बाबा साहब ने अधिकार दिया, हिंसा करने का आर्टिकल 19 में अधिकार नहीं। तो मैं तो उसका समर्थक हूं। तो वीडियो बनाकर दूंगा, तो वीडियो बनाकर दिया। तो हमारे लोगों ने कमिश्नर को कहा ठीक है, मगर वामन में शाम को छोड़े बगैर हम यहाँ से जाने वाले नहीं। ओके ठीक है, हम बैठ जाते, इधर ही बैठ जाते, जाएंगे। तो कमिश्नर को 2:45 बजे छोड़ने का आदेश देना पड़ा और मुझे छोड़ने के लिए 10 गाड़ियां लेकर, वो छोड़ने वाले पुलिस लोगों को डर लग रहा था, सारे नागपुर की पता नहीं बीच में सारे क्या कर। वो कमिश्नर 200 कमांडो लेकर मेरे को मिलने गया। मैंने पूछा 200 कमांडर का, बोले वो सारे लोग आपके फैले हैं, वो डरा हुआ पकड़ लेके जाएगा, क्योंकि उसने आपको पकड़ा इसलिए वो लोग आपके उनको पकड़ेंगे, इसलिए 200 कमांडो लेकर आए। हमारे लोग कमिश्नर को पकड़े नहीं है, मगर कमिश्नर को डर लग रहा है, ये अच्छी बात है। कमिश्नर को डर लग रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जो भी गलत काम करेगा उसको डरना चाहिए। जो भी गलत काम करेगा, संविधान विरोधी करेगा, उसको डरना चाहिए। तो इतनी बड़े पैमाने पर इतना भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, हमने इकट्ठा किए, ये एकाएक नहीं। तो 18 साल 3-4 महीने की हमारी उम्र थी, अभी 65 साल की चल रही है, तो लगभग 46 साल से लेकर 9 महीने का समय, अराउंड अबाउट 47 साल हो गया है। एक संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए हमने लगाया। छोटा मोटा समय नहीं। इस कार्यक्रम में ऐसे भी बहुत सारे लोग नौजवान होंगे जिनकी 47 उम्र नहीं होगी। हमने जब काम शुरू किया तब वो पैदा भी नहीं हुए होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं बहुत सारे। तो मैं आपको ये बातें जो संगठित शक्ति निर्माण करने की बात क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि हम समस्या हमारी है। तो हमारे लोगों का सोचने का तरीका कैसे है? समस्याएं हमारी और समाधान अटल की है। समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी, ये कैसे होगा? ये तो हमें नहीं समझना चाहिए। ये समस्याएं हमारी है और समाधान अटल बिहारी करेगा, ये होने वाला नहीं है। समस्याएं हमारी है तो संगठित शक्ति का निर्माण हमें ही करना चाहिए और हमें ही समाधान करने का काम करना चाहिए, उसके लिए पहल करना चाहिए। तो हमने इतना विशाल संगठन खड़ा किया 47 साल लगाकर 31 राज्यों
567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांव में, 6.5 लाख गांव है। तो इतने विशाल संगठन और संगठन शक्ति का निर्माण किया। इस संगठन शक्ति के बल पर 2 लाख लोग सड़कों पर थे, 45,000 लोग जेल में थे, 1 लाख लोगों को 200 किलोमीटर तक पुलिस वालों ने रोके रखा था। इतने लोग थे। इतना लंबा समय लगाकर हमने वामसेप संगठन को बनाया। वामसेप आंदोलन करने वाला संगठन नहीं है। वामसेप को पे बैक टू सोसाइटी वाला संगठन है। पे बैक टू सोसाइटी। इस समाज ने महापुरुषों के नेतृत्व में आंदोलन किया और जो संवैधानिक अधिकार हासिल किया, आरक्षण का अधिकार हासिल किया, वो आरक्षण का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण का अधिकार हासिल किया और उसकी बदौलत पढ़ा लिखा वर्ग, उसकी बदौलत कर्मचारी वर्ग SC ST OBC का तैयार हो गया। तो समाज का ऋण है उनके ऊपर, वो ऋण से मुक्त होने के लिए उनको पे बैक टू सोसाइटी, पीछे रह गए समाज के लिए पे बैक करना चाहिए। किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम 5 साधनों की जरूरत होती है। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये 5 साधन लगाने पड़ते हैं। हमने जिंदगी लगा दी तब जाकर के इतना बड़ा, और वो भी RSS के हेडक्वार्टर पर। अरे ऐसा तो दिमाग में किसी के विचार तक नहीं आया। करने की तो बहुत दूर की बात है। ऐसा विचार ही किसी के दिमाग में नहीं आया। करना धरना तो बहुत दूर की बात है। हमने सोचा भी और हमने करके भी दिखाया। और अगर वहां होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र का फडणवीस, उधर नागपुर का है, उधर ही था वो, तो सारा अपने ही कंट्रोल में चला रहा है। उधर होम मिनिस्टर चला रहा था। होम मिनिस्टर ने ही कमिश्नर को हमारे पास भेजा। पुलिस वालों ने हमको बताया। हमारे भी कुछ लोग मित्र लोग हैं ना अंदर। फडणवीस ने कमिश्नर को हमारे पास भेजा और फडणवीस जो RSS का चड्डी वाला आदमी था, वो उसने RSS के हेडक्वार्टर पर मैसेज दिया कि 8,000 पुलिस है, ये लोग कंट्रोल में नहीं है। एक कभी भी लाखों की भीड़ RSS के हेडक्वार्टर पर आ सकती है। हेडक्वार्टर खाली करो, लॉक लगा के बाहर। RSS के हेडक्वार्टर को लॉक लगाकर सारे के सारे लोग आके। भागवत 8 दिन पहले बात, जो सच्चाई फैक्ट है मैं आपको बता, और ऐलानिया बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। सारे भोपाल में रहते हैं। तो इस तरह से ये बात मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं कि हमारे लोगों को पुलिस के लोगों ने वहां तक पहुंचने नहीं दिया, हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंचने दिया। तो भी बात, हमारे लोगों को हेडक्वार्टर तक पहुंचने नहीं दिया, तो भी बात। को मालूम है ये लोग, ये बीमार कोई गांव की संतान है। ये तो 500 लोग थे, 28,000 पेशवाओं को मारा था। अरे यहाँ तो 2-3 लाख है भाई। मैं तो वही बीमार कोई गांव के, मेरी खानदान के लोग थे, उसका ही खून है हमारे अंदर। लकड़ी लेकर नहीं घूम रहे। RSS को 97 साल हो गए, 2025 को 100 साल हो जाएंगे। वो लगभग 100 साल वाला संगठन अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया और पुलिस की मदद लिया।
पुलिस कमिश्नर ने मेरे को टेलीफोन किया कि आपको हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। तेरे पास लगे, तेरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमको। सारी सिक्योरिटी करने के नाम पर सिक्योरिटी दे के सीआईडी कराएगा हमारी। भवन मिश्रा कितने बजे टॉयलेट को जाता है, कितने बजे टेलीफोन करता है, कितने बजे लोगों से क्या बात करता है, सारी सीआईडी करवाएगा। बेवकूफ समझ रखा हम लोगों को, दिमाग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग से चलने वाला आदमी वाला ऐसा ऐसे है, नट्टू खैरे थोड़ी है। तो इसलिए साथियों मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि इतना बड़ा विशाल संगठन शक्ति, संगठित शक्ति का निर्माण करने की वजह से इतना साल लगाकर इतनी बड़ी शक्ति जो है वहां दिखाई दी सड़क पर, अपने आप नहीं हुए। 47 साल लगाने के बाद हुआ। इतना लंबा समय लगाया। और इसलिए इतना लंबा समय लगाने के बाद ये काम हम लोगों ने करने में कामयाबी हासिल की। मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, जो समस्याएं हैं उसका समाधान दूसरे लोग करने वाले नहीं है। समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी अपनी ही संगठित शक्ति होनी चाहिए, और हमारी अपनी संगठित शक्ति होगी तो हम समस्याओं का समाधान करने लायक हो सकते हैं। मैं वो बात आपको समझाया कि हमें अपनी संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, और वो संगठित शक्ति इतना लंबा समय लगाकर हमने निर्माण की। इतनी बड़ी शक्ति निर्माण की। 14 चैनल वाले हमारी खबरें कवर कर रहे थे। 14 चैनल वाले अभी तक एक बार भी हमको खबर नहीं दिया। इतना साल हमको काम किया, सभी चैनल वालों ने हमको खबर नहीं दिखाई, मगर 14 चैनल वाले जो है नेशनल लेवल की हमारी खबरें जो है कवर कर रहे थे। तो हमें पहली बार मालूम हुआ सारे चैनल पर खबरें कैसी लाई जा सकती, मालूम नहीं। हमें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि चैनल पर खबरें कैसे लाई जा सकती। नागपुर से हमको पता हो गया कि खबरों को कैसे लाएगा। व्यवस्था को संकट में डालना पड़ता है, तब जाके खबरें आती है। व्यवस्था ने हमें ही संकट में डाल के रखा हुआ है, व्यवस्था को संकट में डालना पड़ेगा। उनको यह एहसास कराना पड़ेगा कि हम उनके नियंत्रण में नहीं। 8,000 पुलिस लगाए, कुछ नहीं करता। तो हम लोग आने वाले आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा 2030 तक 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा हो जाए। हम इसको काम कर रहे हैं। अभी 1.5 लाख गांव तक पहुंचा, यहाँ 6 लाख गांव का संगठन 2030 तक खड़ा हो जाए। जब 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा, और एक गांव से 2 लोगों को हमने तैयार किया तो 12 लाख, 10 लोगों को तैयार किया तो 60 लाख, 100 लोगों को तैयार किया तो 6 करोड़, 200 लोगों को तैयार किया तो 12 करोड़, 250 लोगों को तैयार किया तो 15 करोड़। और यदि 15 करोड़ लोग सड़कों पर उतर गए तो क्या? थोड़ा आपको नजारा दिखाता, मेरी आंखों से देख, आपको तो दिखाई नहीं, मेरी आंखों से दिखाता क्या होगा। सारे देश के रेल पटरियों पर हमारे लोग बैठ जाएंगे, चने और मुरमुरे खाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, केवल बैठे रहने से रेल बंद हो जाएगा। देश भर बंद हो गया। सारे देश का नेशनल एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे बंद हो गया।
ट्रक बंद, कच्चा माल इधर से उधर जाना बंद। जब बंद तो फैक्ट्रियां बंद। फैक्ट्री चलेगी तो इधर कच्चा माल फैक्ट्री में जाएगा तो फैक्ट्री चलेगी। फैक्ट्री अपने आप धुआं थोड़ी निकालेगी, अरे कच्चा माल जाएगा तो पक्का माल बनेगा। कच्चा ही माल अगर ट्रक से नहीं गया, रेल से नहीं गया तो फैक्ट्री कहां चलेगी? समुद्री जहाज में कच्चा माल डालने के लिए ट्रक और रेल, अगर रेल समुद्री जहाज के पास नहीं पहुंचेगा तो माल जो है समुद्री जहाज में पहुंचेगा कैसे? तो समुद्री जहाज बंद। और जो रोड एयरपोर्ट को अटैच है, अगर वो रोड पर लोग बैठे रहेंगे तो जो फ्लाइट पकड़ने वाले लोग हैं वो किस रोड से जाएंगे? अपने घर से हेलीकॉप्टर में बैठ करके वहां जाएंगे? सब बंद हो जाएगा। जब सब बंद हो जाएगा तो जो देश चलाने वाले लोगों को पता चलेगा कि ऐसी स्थिति में देश नहीं चलाया जा सकता। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी ने क्विट इंडिया आंदोलन चलाया। ऐसे ही किया था, ऐसे ही हमको करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया 10 साल में हम इस लायक हो जाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं है। अगर ये बात जो भी बुढ़ा आदमी हमारा सुन रहा होगा तो वो मरेगा नहीं, बोलेगा 10 साल की बात है, उम्मीद पर दुनिया कायम। मैं देहात के आदमी हूं। देहात में जब कोई माँ और बाप देश बेड़ पर होता है तो उसका बेटा बॉम्बे में या दिल्ली में नौकरी कर रहा होता है तो होता नहीं है बेटे का मुख देखे बगैर ये प्राण निकलेगा नहीं। तो बेटा रात में मिलने के लिए आता है और आखिरी बार माँ देखती है तब प्राण निकलता है। तो उम्मीद पर दुनिया का है। तो जो बुढ़ा आदमी हमारी सुन रहा होगा मरेगा नहीं, गारंटी देता। 10 साल 2030 तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो सड़क पर उतर जाएंगे। ये 2-3 लाख की बात है। तो कुछ लोग हैरान हो गए थे जब हमने ये आंदोलन किया। अब वो हैरान होने वाले लोगों का अरे तो छोटा बात है। अभी हमारे दिमाग में जो प्लान है वो बहुत बड़ा मामला है। ये आजादी का मामला है। और जब 15 करोड़ लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, लोग तो हमारे ही हैं। 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी। 5 नेशनल लेवल की पार्टियां, केवल 3.5% ब्राह्मण। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार 6% वोट जिस पार्टी को पड़ते हैं वो पार्टी नेशनल लेवल की होती है 3-4 राज्यों में। मगर ब्राह्मणों की तो संख्या ही 3.5% है। तो 3.5% ब्राह्मणों की एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं हो सकती। 5 पार्टियां है। हमारे लोगों के सपोर्ट के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। हमारा ही सपोर्ट ही है। तो हमारे लोग केवल हमारे सपोर्ट में खड़े करना है। कैसे होगा? संगठन निर्माण करना होगा। तो संगठन निर्माण करने में लगे हुए हैं कि आने वाले 2030 तक राष्ट्रीय स्तर का संगठन, राज्य स्तर का संगठन, कमिश्नरी लेवल का संगठन, जिले लेवल का संगठन, तहसील लेवल का संगठन और हर गांव ब्लॉक में जब संगठन की शाखा रहेगी और हर जगह जब हमारे लोगों को जोड़ने का तंत्र उपस्थित रहेगा तो कहां जाएंगे? उनके पास विकल्प नहीं होता है, इसलिए लोग भागते हैं। जब विकल्प खड़ा हो जाएगा, काशी राम जी ने प्रयोग करके दिखाया, जब विकल्प खड़ा होता है तो लोग खड़े हो जाते हैं। तो उससे बड़ा विकल्प जो है आने वाले समय में हम लोग खड़ा करके आपको दिखाएंगे। और ज्यादा नहीं, 2030 तक का समय, 2030 तक इतना बड़ा विशाल विकल्प खड़ा हो जाएगा और कोई रोकने वाला नहीं है। ब्राह्मण तो बहुत
छोटी बात है, ब्रह्मा भी आया तो अब रुकना संभव नहीं है। ब्रह्मा समझते हो है? ब्राह्मण तो छोटा मामला है, ब्रह्मा भी वो आने वाला है नहीं है, मगर अगर आ गया तो उसके पास वोट का अधिकार नहीं है। ब्रह्मा के पास वोट का अधिकार है, बाबा साहब ने ब्रह्मा का वोट का अधिकार नहीं रखा। जानते हो क्यों? ब्रह्मा को पूछा एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, तो ब्रह्मा जी कहा तो मैं उधर रहता हूँ, उधर पोस्टल एड्रेस नहीं होता, पोस्ट ही नहीं होता, पोस्टल एड्रेस कहाँ से होगा? कहा कि नहीं, पोस्टल एड्रेस नहीं, वोट का अधिकार नहीं। बगैर पोस्टल ऑर्डर के किसी को वोट का अधिकार मिलता नहीं है। तो संवैधानिक लोकतंत्र में पोस्टल एड्रेस और नागरिक के पास अधिकार है, बाकी किसी के पास अधिकार नहीं। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए आपको बता रहा। संविधान ने नागरिक को इतना शक्तिशाली बनाया कि वो सारे पाव उसके पास। 5 साल में सरकार उतारता है, 5 साल में दूसरी सरकार बनाता है, नागरिक के पास देता रहता है, किसी के पास भी नहीं। इस संविधान में ये सारी बातें लिखी हुई है कि हमारे लोगों को समझ में नहीं आती बराबर, इसलिए बता रहा हूं। तो ये संगठित शक्ति अगर हमने 6 लाख गांवों तक पहुंचा दी तो वो सारे लोगों के सामने निकल खड़ा हो जाएगा। सारे लोगों के सामने निकल खड़ा हो गया तो लोग अपने साथ खड़े हो जाएंगे। ये करना है, इसको इतने बड़े पैमाने पर संगठित शक्ति हमने बनाई, अभी उसको गांव स्तर तक फैलाना है। तो आने वाले समय में ये आंदोलन बहुत विशाल आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। बहुत बड़े विशाल आंदोलन में रूपांतरित होने के बाद में जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा, केवल आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को अपने गांव में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को टेलीफोन से कम को इस आंदोलन के साथ जोड़े। अगर आप लोगों को सैटरडे संडे की जो छुट्टी होती है वो छुट्टी में गांव में जाना चाहिए और गांव में जाके शाखा बनानी चाहिए, यूनिट बनाना चाहिए। अगर ऐसा भी आप करते हो तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी हम ये बात भी लोगों के ऊपर छोड़ने वाले नहीं हैं। अब हमारे पास जो कार्यकर्ता है उन्हीं कार्यकर्ताओं को 3-3 महीने का कार्यक्रम बनाकर देंगे और वो कार्यक्रम अमल करवाएंगे। उनसे 6 लाख गांवों का संगठन बनाने का काम केवल लोगों को अपील करके नहीं करेंगे, अभी करवाएंगे वो काम। 6 लाख गांवों का संगठन बनाने का काम करवाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं से करवाएंगे और वो काम आने वाले 2030 तक होगा। और 2030 तक जब भी होगा तो हम लोग जो है एक बहुत विशाल संगठित शक्ति का निर्माण करने में कामयाब हो जाएंगे। बांग से कर्मचारी लोगों का संगठन है, मगर आंदोलन करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का संगठन बनाया। तो भारत मुक्ति मोर्चा इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन, बांग से बैक टू सोसाइटी, इसके लिए बनाया। और भारत मुक्ति मोर्चा इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन, ये आंदोलन करने के लिए बनाया हुआ संगठन है। और बहुजन क्रांति मोर्चा समाज के छोटे छोटे जो संगठन है उनको संगठित करने का संगठन है। और इस तरह से एक विशाल संगठित शक्ति का निर्माण होगा और इस निर्मित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करते हुए हमारी जो भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याएं है उसका समाधान करने का काम हम करेंगे, अपने बल पर करेंगे। हम उन लोगों को मानते रहते हैं जिन्होंने हमारी समस्याएं पैदा की, जिन्होंने हमारी समस्याएं पैदा की, हम उनको केवल मानते रहते हैं। उनको मांगने से हमारी समस्याओं का समाधान न होने वाला नहीं है। अरे जिन्होंने समस्याएं पैदा की वो समाधान कैसे करेगा? हमें अपने बल पर संगठित शक्ति का निर्माण करके हमें ये काम करना है। इसलिए साथियों, ये काम करने के लिए आप लोगों का साथ सहयोग अपेक्षित है। साथ सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ सहयोग अगर मिलेगा ये काम जल्दी से जल्दी हम लोग कर सकते हैं। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।
आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।